बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस स्पेशल एपिसोड में मार्केट एनालिसिस के, जिसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन की। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ स्पेशल आ रहा है, और स्पेशल क्यों? देखिए, बिटकॉइन के बारे में हर कोई बात करता है, हर कोई जानता है, लेकिन आज बात करेंगे हम बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से, डेटा के साथ, लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो उन पॉसिबिलिटीज को आज मैं डिस्कस करूंगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर के आ रहा हूं जिसके बारे में आपसे कोई जिक्र नहीं करता। पूरा यूट्यूब देख लेंगे तो भी आपको वो नहीं मिलने वाला। ये बिल्कुल ओपन चैलेंज है। जो डेटा पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूं, जो चीजें हो रही है अंडरग्राउंड तरीके से, उस डेटा को डिकोड करके आज मैं बिटकॉइन के डेटा को डिकोड करके आप लोग को दिखाने वाला हूं। तो बहुत इंटरेस्टिंग आज का ये वीडियो होने वाला, तो इसलिए बने रहिएगा बिल्कुल आखिर तक, क्योंकि कई सारी चीजें जो हैं वो आज एक्सपोज होने वाली हैं। इसीलिए टाइटल ही हमारा ये है, वाई बिटकॉइन विल एक्सप्लोड सूनर देन वी थिंक, द ट्रुथ दे आर नॉट टेलिंग यू। बिटकॉइन द एंड गेम। यस, बिटकॉइन इज द एंड गेम। बिटकॉइन वो खेल होने वाला है, वो काम होने वाला है जो किसी के अभी दिमाग में चल नहीं रहा है, और जिन लोगों के दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ वही लोग हैं जो इसे चला रहे हैं। क्या होने वाला है बिटकॉइन में बड़ा, और क्यों मैं इतना एंथुसियास्टिक हूं इस टॉपिक को लेकर के, और आप लोगों से इतनी क्यों मैंने अपील करी थी कि इस वीडियो को मिस नहीं करना है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कुछ डेटा को लेकर के, कुछ खोजबीन करके, कुछ चीज निकाल करके लेकर के आता हूं, तो उसके पीछे लॉजिक भी होता है, रीजनिंग भी होता है, और सबसे बड़ी बात डेटा का एविडेंस भी होता है, प्रूफ भी होता है। क्योंकि बिना डेटा के मैं बात ही नहीं करता। आप जानते हो अमित धमीजा, तो डेटा आएगा ही आएगा साथ में। बिना डेटा के कोई मैं एविडेंस मानता ही नहीं हूं। लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारी चलती है दोस्तों, लेकिन डेटा अपने आप में एक सबसे बड़ा एविडेंस होता है। तो आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल छुपी हुई हैं अंडरग्राउंड, उनको आज हम एक्सपोज करेंगे। बहुत बढ़िया आज का वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोग को मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो जब तक मैं नहीं बताऊंगा ना, तब तक इसका लॉजिक नहीं समझ में आएगा। स्टोरी क्या है दोस्तों? ये कहानी है पावर की। पावर यानी ताकत, शक्ति, और शक्ति हर किसी को चाहिए। पॉइंट ये है, जो पावर है उसी के लिए सारी टसल हो रही है इस समय वर्ल्ड वाइड। हर जगह पे झगड़ा चल रहा है, हर जगह पे इश्यूज चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए। अब यूएसए का जो गेम है वो पावर का, सबसे ज्यादा डोमिनेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री, कोई डिस्प्यूट नहीं है, यूएसए को माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो सबको रीजन पता है कि हाँ ठीक है, स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें हैं, परचेजिंग पावर है, सब कुछ है। लेकिन है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, और आज जहां पे खड़े हैं उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, और बिटकॉइन इससे किस तरीके से रिलेट हो रहा है, ये शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा। ये भी बड़ी आपको ढूंढने पे भी शायद कहीं मिले तो मिले, बट आई डाउट। कहानी कहां से शुरू होती है, कहानी समझिए। बात शुरू होती है सन 1908 से, जब मिडिल ईस्ट में ऑयल मिला था। 1908 में मिडिल ईस्ट में जब ऑयल मिला, तो वो एक्सप्लोरेशन, उसकी बात हुई कि भैया तेल निकाला जाए। तो तेल निकलने के लिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आई आगे, क्योंकि लैंड या जो भी सी इनका था मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, लेकिन इनको एक्सप्लोरेशन तो आती नहीं थी। तो एक्सप्लोर करने के लिए, उसको जो ऑयल को निकालने के लिए वो सारी आई कंट्रीज, यूरोपियन, अमेरिकन। तो उन्होंने आकर के उन कंपनीज, मतलब उनकी जो कंपनीज थी एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, उन्होंने आकर के ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। तो जब ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, धीरे 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 उसकी कमर्शियल वायबिलिटी जो आकर के निकली, वो निकली दोस्तों 1928 में। 20 साल लग गए। अब 20 साल में बैठे बैठे मिडिल ईस्ट के पास, उससे पहले कुछ नहीं था मिडिल ईस्ट में, एब्सोल्युटली जीरो। तो वहां पे बैठे बैठे जब पैसा आता हुआ दिखाई दिया, सो अमेरिका को लगा कि भैया बैठे बैठे इनके पास पैसा आ गया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तेल हम निकाल रहे हैं या यूरोपियन कंट्रीज की कंपनीज निकाल रही हैं, ये तो बैठे बैठे अमीर हो गए, हमारे पास क्या है, कोई तरीका है क्या? सो उन लोगों ने ब्रेनस्टॉर्म किया कि हम क्या कर सकते हैं। उनको दिखाई दिया यार, इस समय तो या तो चांदी किसकी हो रखी है,
मिडल ईस्ट कंट्रीज की, या फिर चांदी हो रखी है यूके की। अब यूके की क्यों हो रखी है यूनाइटेड किंगडम की? क्योंकि भैया उनका सूरज कभी डूबता नहीं था। 1945 में इंग्लैंड और यूके जो था, ऐसा माना जाता है कि इनका सूरज कभी नहीं डूबता था, यानी इनका हर उस कंट्री के ऊपर राज था जहां पे कभी ना कभी उस समय पूरे दिन में 24 घंटे में सूरज उगा होता था। यानी कोई ना कोई एक ऐसी कंट्री उनके कंट्रोल में होती थी जहां पे उस टाइम पे सूरज उगा होता था। यूके का सूरज कहते थे कभी नहीं डूबता। तो यही एक कारण था। वो सारी कंट्रीज बाद में जब इंडिपेंडेंट हो गई तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी कहलाई, आप लोगों ने सुना होगा। तो हुआ क्या कि यूके का जो स्टर्लिंग पाउंड जिसे बोलते थे वो एडॉप्शन में आ गया बाय बट नेचुरल, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में दो कंट्रीज को आपस में अगर ट्रेड करना है तो कोई करेंसी चाहिए। तो वो करेंसी कौन सी होती थी? करेंसी होती थी स्टर्लिंग पाउंड मोस्टली, क्योंकि उनकी एडॉप्शन थी, क्योंकि वो कंट्रीज कहीं ना कहीं गवर्न हुई थी यूके के थ्रू। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी यूएसए को कि यार ये जो यूके के पास ये चीज है, ये हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब दो ऑप्शन थी यूएसए के पास। एक, या तो कोई एसेट उसके पास निकला है जिस तरीके से यूएई और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को मिला ऑयल, तो वो तो नहीं निकल पाया उस क्वांटिटी में। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सबके पास रिजर्व होते हैं, लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं निकल पाया जितना इन लोग के पास रिजर्व मिले थे। दूसरी ऑप्शन उनके पास बची करेंसी, जो उन्होंने देखा यूके को। तो उन्होंने कहा यार चलो इसी पे काम करते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया? 1945 में जापान के ऊपर उन्होंने अटैक किया, हिरोशिमा और नागासाकी। तो वो अटैक करने से क्या हुआ, ये चीज एस्टेब्लिश हो गई कि सबसे ज्यादा पावरफुल अब यूके नहीं है, वो है यूएसए। यूके को भी माना जाता था लेकिन उससे पहले। लेकिन जब वो दो सिटीज पूरी तरीके से खत्म हो गई, जहां पे लाइफ बिल्कुल खत्म कर दी इन लोगों ने, या जो भी लाइफ बची थी वो बिल्कुल ही, मतलब आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन बिल्कुल कंप्लीटली डेमोलिश कर दिया दो सिटीज को। तो ये प्रूव हो गया कि पावर, जो अटैक करने की पावर, और उस तरीके से यूएसए सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो यूएसए की एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो गई 1945 में। यहां पे ये मिस्टेक नहीं है, मैंने जानबूझकर ये 1945 से पहले 1944 को बाद में रखा है। उसका कारण है, ठीक उससे एक साल पहले उन्होंने अपने करेंसी को गोल्ड बैक डिक्लेयर कर दिया था। अब ये जान के हुआ था या ये कोइंसिडेंस था, अब ये इस में मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। यानी जिस दिन अटैक किया यूएस ने, उस समय उसकी करेंसी गोल्ड बैक थी। गोल्ड बैक का क्या मतलब है कि भैया हम जितने नोट छापेंगे, जितने डॉलर के नोट छापेंगे, उतने अमाउंट का गोल्ड हम अपने रिजर्व में गवर्नमेंट में रखेंगे। तो क्या हो गया, 1945 में जिस दिन अटैक हुआ तो ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि यूएसए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्री है। लेकिन उससे एक साल पहले ही उसने एस्टेब्लिश कर लिया था कि भैया इकोनॉमिकली भी मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूं, क्योंकि वर्ल्ड की कोई और करेंसी उस समय गोल्ड बैक नहीं थी। सो आउट ऑफ द ब्लू 1945 में एक कंट्री एस्टेब्लिश हो जाती है जो कि फिजिकली भी स्ट्रांग है, यानी अटैक के पर्सपेक्टिव से, और डिफेंड अपने आप को करने के पर्सपेक्टिव से, यानी समझ लो सबसे बड़ा पहलवान पूरे वर्ल्ड का, और इकोनॉमिकली भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, यानी सबसे बड़े लाला जी भी। तो क्या होगा अगर करेंसी अगर उसकी गोल्ड बैक्ड होगी, तो बट ऑब्वियस है कि धीरे 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 उसकी करेंसी की तरफ लोग फेवर करने लगेंगे। क्योंकि जब क्या होता है, जब कोई सबसे बड़ा पहलवान होता है ना दोस्तों इलाके का, तो हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है कि यार इसको हम दोस्त बना के रखते हैं, हमें ना मारे कहीं। तो उसको दोस्त बना के रखना है तो उसकी करेंसी को भी तो यूज करना पड़ेगा ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। वही हुआ, यूके की जो करेंसी की जो डोमिनेंस थी वो शिफ्ट होगी पूरी तरह यूएस डॉलर। यानी यूएसए का जो डॉलर था वो एडॉप्शन में आने लग गया। किसी का बेनिफिट होना है तो किसी का तो लॉस होगा ऑब्वियसली। यूके की जो एडॉप्शन थी स्टर्लिंग पाउंड की, वो घटने लगी और यूएस डॉलर का राइज होना स्टार्ट हो गया। धीरे 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 इतना हो गया कि हर कंट्री अपने रिजर्व्स रखने लगी। अब आज की भी बात करते हैं तो इंडिया के पास अराउंड $700 बिलियन का
यूएस डॉलर का रिजर्व है, स्टर्लिंग पाउंड का रिजर्व नहीं है। सो ये हुआ। सो ये अडॉप्शन खाली इंडिया ने नहीं करी है, और जबकि इंडिया भी एक टाइम पे कॉमनवेल्थ, आज भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, क्योंकि जो जिन जिन कंट्रीज के ऊपर रूल किया, तो ना सिर्फ वो कंट्रीज जो इन्होंने रूल करी थी यूके ने वो गई, दूसरी तो गई गई, वो कंट्रीज भी गई। तो यूएस डॉलर की अडॉप्शन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी आफ्टर 1945, आफ्टर दिस अटैक। अब मैं ये इस कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहूंगा ये प्री प्लान था या क्या था, आई लीव इट अप टू यू। 1971 में क्या हुआ, अब 44 से 71 तक इन्होंने क्या किया, खूब दबा करके गोल्ड बैकिंग के साथ जो भी करेंसी करी, इशू गोल्ड बैक, गोल्ड बैक, गोल्ड बैक। लेकिन टाइम आया 1971 में, इन्होंने कहा भैया बहुत हो गया, अब हम गोल्ड बैकिंग नहीं करेंगे, अब ये हम खत्म कर रहे हैं। इन्होंने गोल्ड बैकिंग खत्म कर दी। अब गोल्ड बैकिंग खत्म करोगे तो क्या होगा, जब तक आप करेंसी इशू कर रहे थे गोल्ड बैकिंग के साथ, तो आप कंट्रोल में करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड ही है रिजर्व में रखने के लिए। लेकिन जब आप उस सीलिंग, उस रूल को हटा दोगे, तो आप अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हो, और जो आप अनलिमिटेड प्रिंटिंग करोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन इन्होंने इस तरीके से गेम को चलाया कि इन्फ्लेशन बढ़ा लेकिन कंट्रोल में रहा फिर भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर दिया वर्ल्ड को। इनको क्या करना था, पूरा वर्ल्ड इनकी करेंसी को लेकर के एडॉप्शन करके बैठा है, रिजर्व बना के रखा हुआ है। सिंपल नोट छापो और उठा करके, कुछ इंडिया से खरीदना है इंडिया से खरीद लो, कुछ पाकिस्तान से खरीदना है वहां से खरीद लो, चाइना से खरीदना है वहां से खरीद लो। सिंपल, इनको तो नोट ही छापने हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया यूएस। कहीं से भी कुछ भी मंगाना है, अपने डॉलर दिए और मंगा लिया, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इनकी करेंसी चलती है, और छापने के कितने पैसे लगते हैं आपको ही पता है, मुझे भी। तो बड़ी सिंपल सी गेम खेली इन्होंने। 44 से 71 तक इन्होंने बनाया लोगों को अपनी करेंसी की एडॉप्शन का आदि, कि हाँ भाई सबसे बड़ा पहलवान, सबसे बड़ा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री। लेकिन जब वो स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हो गया, तो उसके बाद तो आप कोई रुकना थोड़ी है, उसके बाद तो फिर वो चलता ही चला गया। अब क्या हुआ कि इतनी करेंसी इन्होंने प्रिंट कर दी, इतनी करेंसी इन्होंने प्रिंट कर दी, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस भी आ गया। सब प्राइम लोन्स का क्राइसिस 2008 में, जो लोग थोड़ा सा फॉलो करते थे उन लोग को पता होगा कि प्रॉपर्टीज थी, उनके ऊपर लोन लिया हुआ था बट कोई पे नहीं कर रहा था, और डिफॉल्टर लोन्स हो गए थे सारे, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, इतना लोन दे दिया गया लोगों को कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो रखी थी। और उसको फिर अल्टीमेटली उस क्राइसिस में लेमन ब्रदर्स की जो बैंक था वो पूरा डिफॉल्ट हुआ। उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्होंने अपनी क्लीन अप करी चीजें, और फिर वहां से बाहर निकल करके आए। लेकिन करेंसी प्रिंटिंग बंद नहीं हुई। करेंसी प्रिंटिंग इनकी तब भी चालू थी और आज भी चालू है, और लगातार चालू है। बट एक चीज और हुई साथ साथ, अब देखिए यहां पे भी हो रहा है कोइंसिडेंस। सब प्राइम क्राइसिस पहला इंपैक्ट था किस चीज का, इनकी एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग का। तो एक साथ साथ एक आया बिटकॉइन 2009 में। सतोशी नाकामोतो, एक एनोनिमस पर्सन, कोई नहीं जानता उसे, कहां है, क्या करता है, कौन था कौन नहीं था, नोबडी नोस। हालांकि वर्ल्ड की अगर सारी एजेंसीज लगें तो आईपी एड्रेस ट्रैकिंग ये वगैरह करके किसी तक आज भी पहुंच जाती हैं, बट इस बंदे तक नहीं पहुंच पाए। वो क्यों नहीं पहुंच पाए मुझे नहीं पता। लेकिन 2009 में बिटकॉइन आ गया। अब बिटकॉइन आया वो चलिए एक चीज है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2020-21 में जब कोविड आया, इन्होंने प्रिंटिंग और दबा करके चालू कर दी, स्पीड बढ़ा दी। हर किसी को ग्रांट दे रहे हैं, जो कोविड में लोग घर बैठे हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। 2025 तक इतनी करेंसी इन्होंने छाप दी कि भाई यूएस डॉलर का एंड इनएविटेबल हो गया। आज की डेट में ये हालत है, क्योंकि इनकी जो डेट सीलिंग है वो ही खत्म होती है, बार बार ये उसको बढ़ाते जाते हैं। अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया समय रहते,
तो डॉलर की एडॉप्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। एक चीज को आप इतना छाप दोगे, लोगों को अब समझ में आने लग गया, कंट्रीज को समझ में आने लग गया कि भैया इनकी तो करेंसी प्रिंटिंग हो रही है और सामान हमारे यहां से जा रहा है। अब एक चीज को, इसको रिवर्स तरीके से सोचो, इंडिया की करेंसी आ जाए, एडॉप्शन में आ जाए पूरे वर्ल्ड वाइड, और इंडिया को क्या करना है, बस छापना है, और छाप करके यूएस बोल दे भेज दे भाई, इतने का तेल भेज दे, ये ले ले, 1 लाख करोड़ के हीरे भेज दे, ये हमारे नोट ले ले। तो आप तो एसेट्स मंगा रहे हो लोगों से, लोग आपको रियल एसेट्स भेज रहे हैं, आप क्या भेज रहे हो, सिर्फ नोट, जो कि आपको प्रिंटिंग कॉस्ट लगनी है। सो ये चीज अब लोगों को समझ में आने लगी है, और लोग अब ऑल्टरनेट्स सोचने लगे हैं। इसलिए ब्रिक्स भी फॉर्म हुआ, ब्रिक्स ने ऑल्टरनेट करेंसी अपनी लाने की बात करी, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सो अब डॉलर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको समझते हैं शॉर्ट में। मतलब डॉलर यानी सेंट्रलाइज करेंसीज की क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो सेंट्रलाइज होता है कि एक कंट्री उसको इशू करती है सेंट्रलाइज करेंसी को, तो पूरा कंट्रोल उनका होता है और ट्रांसपेरेंसी जीरो होती है। इन्फ्लेशन को पुश करता है, आप ज्यादा छापोगे, नोट ज्यादा है, चीजें कम है, ऑटोमेटिकली चीजों की कीमत बढ़ेगी। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन पुश होगा। ग्लोबल डिपेंडेंस आ जाती है इसमें, बैंकिंग सिस्टम पे भी डिपेंडेंसी आ जाती है कि आपको एक बैंकिंग सिस्टम चाहिए अगर इस तरह की करेंसीज को आपको यूज करना है। तो आपके ऊपर फाइनेंशियल सर्वेलेंस रहती है, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है क्या नहीं, कभी भी, और प्राइवेसी तो बिल्कुल ही नहीं रहती अगर आपके पास ये करेंसी है। तो पूरी तरीके से पॉलिसी ड्रिवन होती है, यानी गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं कि कैसे करेंसीज को लेकर के डिसीजंस लेने हैं बड़े बड़े, और इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है ये। और इनोवेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी करेंसीज के बारे में लेकर के कोई इनोवेशन की कोई बात करता ही नहीं है। अब बिटकॉइन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हमने पहले प्रॉब्लम समझी कि सेंट्रलाइज करेंसीज की क्या प्रॉब्लम्स है। अब बिटकॉइन कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इसके बाद हम बात करेंगे वो जो सीक्रेट डेटा पॉइंट्स की है। लेकिन पहले बेस को समझना जरूरी है, बेस हमारा क्लियर होगा तो हम आगे आराम से समझ पाएंगे। अब देखिए, सेंट्रलाइज कंट्रोल वहां पे प्रॉब्लम थी, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी एक आदमी के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा। सतोशी नाकामोतो ने बनाया जरूर, बट वो आज कंट्रोल चाह करके भी नहीं कर सकता। बहुत सारे माइनिंग सर्वर्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए, और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि जो ट्रांजैक्शन अप्रूवल होता है बिटकॉइन का, वो बड़े सारे सर्वर्स की और माइनर्स की हेल्प से होता है। पहले ये माइनर्स, मोर देन 50% माइनर्स जो थे, देवर इन चाइना। आज की डेट में ये पूरा माइनर्स का बेस जो है वो यूएस में जा चुका है। दे आर बेस्ड आउट ऑफ यूएसए। इन्फ्लेशन इसलिए होता है क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ करेंसी। यहां पे बिटकॉइन की प्रेडिक्टेबल सप्लाई है, 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते टोटल, और आज की डेट में 20 मिलियन से थोड़े कम माइन हुए, मतलब 19 पॉइंट समथिंग मिलियन है वो माइन हो चुके हैं। यहां पे सारी प्राइवेट पेमेंट्स हैं, कोई सर्वेलेंस आपको कर ही नहीं सकता। मैंने आपको कोई पेमेंट भेजी बिटकॉइन के थ्रू, वो आपके पास आएगी, किसी को नहीं पता लगेगा मैं कौन हूं, आप कौन हो, और ये ट्रांजैक्शन किस चीज की है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, यानी पर्सन टू पर्सन आपकी ट्रांजैक्शन यहां पे हो जाती है। ग्लोबली एक्सेसिबल है, कोई बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक लेजर होता है, हर कोई ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है कि भैया ये क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। कल ही एक बड़ी खतरनाक ट्रांजैक्शन हुई है। क्या ट्रांजैक्शन हुई है, 2011 का एक कोई वॉलेट निकले हैं 8, जिसमें कुछ 80,000 बिटकॉइन थे, यानी $8 बिलियन से ज्यादा के बिटकॉइन, यानी 8,000 मिलियन डॉलर से ज्यादा के बिटकॉइन थे। वो कल 2011 के बाद पहली बार किसी ने उनको टच किया है। 2009 में बना था बिटकॉइन, 2011 से पड़े हुए थे डॉर्मेंट, बिल्कुल टच भी नहीं हुए थे। 14 साल बाद कल किसी ने उनको अलग वॉलेट में भेजा है, बेचने के लिए किसी एक्सचेंज पे नहीं भेजे, लेकिन किसी अलग जगह भेजा है, दूसरे वॉलेट्स में। मे बी बेटर सिक्योर्ड वॉलेट्स, मे बी यूएस गवर्नमेंट
ने किसी प्राइवेट ट्रांजैक्शन के अंदर उसको एक्वायर किया, मे बी किसी ट्रेजरी ने उसको एक्वायर किया, वो किसी को कुछ नहीं पता, बट वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये पब्लिक लेजर पे दिख गया है, वो दिखाई दे जाता है, कोई भी देख सकता है। सो आप फाइनेंशियल सिस्टम में सेंट्रलाइज करेंसी में एक्सक्लूड होते हो, लेकिन यहां पे आप पूरी तरीके से इंक्लूड, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो आप। अब यूएस डॉलर मैं चाहूं तो नहीं रख सकता, लेकिन मैं चाहूं तो मैं बिटकॉइन रख सकता हूं, क्योंकि मेरी कंट्री हो सकता है मुझे अदर देन इंडियन रुपी कोई करेंसी होल्ड करने की लीगल परमिशन ना दे विद इन, अगर मैं जब तक इंडिया में रह रहा हूं, लेकिन मैं बिटकॉइन होल्ड कर सकता हूं। फाइनेंशियली आई कैन बी इंक्लूडेड इन दिस, प्रोवाइडेड, अगेन इस पे भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक छोटा सा वो क्वेश्चन भी आता है। सो यहां पे ओनरशिप आपकी है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, अगेन रेगुलेटरी, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब क्यों कह रहा हूं मैं कि बिटकॉइन इज द एंड गेम, यूएसए को क्यों चाहिए बिटकॉइन, उसको समझना बहुत जरूरी है। यूएस एक तरह के डेट ट्रैप, एक तरह के नहीं, यूएसए एक डेट ट्रैप में फंस चुका है, और ये सोचा समझा डेट ट्रैप है। छापते जाओ नोट, छापते जाओ, छापते जाओ, डेट लो और बोरो करो और करेंसी को जो है यूज करो, ये उनका लगातार चलता जा रहा है, डोंट स्टॉप है, ये प्रिंटिंग प्रेस हमेशा चालू है। तो एक इस इतने बड़े डेट ट्रैप में वो लोग फंस चुके हैं कि उससे निकलने का दे नीड अ सॉल्यूशन नाउ, दे अंडरस्टैंड कि दिस इज हाई टाइम। अब वर्ल्ड जो है वो जाग रहा है, और धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो कि वो इनको गुड्स देना बंद कर दे, चीजें देना बंद कर दे। सो दे नीड सम ऑल्टरनेटिव। अब अगेन वापस जाना पड़ेगा आपको टाइम में, 1944 1945, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आपको मिडिल ईस्ट कंट्री की तरह तेल निकला है, या कोई ऐसा प्रीशियस एसेट निकला है जिसकी इतनी वैल्यू, गोल्ड निकला है, कुछ भी निकले आपके पास आपकी कंट्री के अंदर कि आप इस डेट को पे कर सको, या अगेन आप एक और कोई करेंसी ऐसी आ जाए जो पूरे वर्ल्ड को अगेन रूल कर सके, क्योंकि डॉलर की डोमिनेंस कहीं ना कहीं अब गिर रही है, उस पर क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। सो बिटकॉइन इज दैट सॉल्यूशन फॉर यूएसए। मैं ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात बोल रहा हूं। कितनी सारी वॉर गेम्स हो रही हैं, वॉर गेम्स मतलब जो वॉर चल रही है, अब कभी कहीं लड़ाई हो रही है, कभी कहीं लड़ाई हो रही है, यूएसए अल्टीमेटली वहां पे बेच भी रहे हैं अपने डिफेंस। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ सकता है यूएसए के पास? डिफेंस। उसके अलावा उनके पास कोई और एसेट नहीं है। अब आए दिन लड़ाई होती रहती है, कभी लड़ाई होती है या करवाई जाती है, फिर वो सुलझाई जाती है, डिफेंस एक्सपोर्ट होता है, लेकिन डेट इनका बढ़ता जा रहा है, एवर ग्रोइंग। इनकम कितनी भी ये कर लें, इनके एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा ही है, तो इसलिए इनको डेट लेते ही रहना पड़ेगा, इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे में बचता है एक ही सॉल्यूशन, जो है बिटकॉइन। अब ट्रम्प की जब से गवर्नमेंट आई है, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, यानी वो बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने रखा हुआ है स्ट्रेटेजिक रिजर्व में यूएस डॉलर को, अब वो लोग रख रहे हैं, रखने का प्लान है, और इसको लेकर के बहुत सारी चीजें उन्होंने पिछले 6 महीने में अप्रूव करी है यूएस गवर्नमेंट ने। वहां का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने भी बहुत अप्रूवल्स वगैरह दिए हैं, वहां पे बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और अब ये लेजिस्लेशन लेकर के आने की बात चल रही है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का। ना सिर्फ यूएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बनाएगी रिजर्व, बल्कि वहां की जो स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स भी, उन्होंने तो ऑलरेडी लॉ पास करने शुरू कर दिया, 3-4 स्टेट्स ने ऑलरेडी पास भी कर दिया कि हम स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अपनी स्टेट का बनाएंगे बिटकॉइन का। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी लैंडमार्क प्रोग्रेस है उनके एंड पे। जैसे मैंने बोला कि बिटकॉइन ईटीएफ से इन्होंने अप्रूव किए, यूएस की जो कॉर्पोरेट ट्रेजरीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खूब तेजी के साथ बिटकॉइन बाय कर रहे हैं।
रेगुलेटरी क्लैरिटी जो है वहां पे वो लगातार पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है। सो ये काफी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आगे चलेंगे हम। अब मैं बात करूंगा दोस्तों डेटा पॉइंट्स की। अब डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैंने बात करी है सारी आपको कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल लग रही होगी, लेकिन जब तक वो बैक नहीं होगी विद एविडेंस एंड प्रूफ, वो कैसे मजा आएगा गेम में। एंड गेम बोल रहे हैं तो गेम तो खेलनी पड़ेगी ना दोस्तों, और गेम में डेटा और नंबर्स हो तो तभी मजा आता है। अब ये देखिए एक चार्ट है, ये चार्ट है बिटकॉइन वर्सेस यूएसडी का, डॉलर में डिनोमिनेटेड है। जो ऑरेंज लाइन है वो लाइन है बिटकॉइन की, और जो व्हाइट लाइन है वो लाइन है ग्लोबल मनी की, खाली डॉलर सप्लाई की नहीं, ग्लोबल मनी की। आप ध्यान से देखो कि ये चार्ट चल रहा है सितंबर 2024 से। ग्लोबल मनी इंक्रीज हो रही है, ना सिर्फ यूएस प्रिंट कर रहा है बल्कि सारे वर्ल्ड के जितने सेंट्रल बैंक्स है दे आर प्रिंटिंग मनी। तो ये पैसा सबसे पहले कहां जाता है, इसकी भी साइकिल है। ये पैसा सबसे पहले जाता है गोल्ड में। आपने देखा होगा गोल्ड बढ़ा पिछले 6-8 महीने में। जब भी ग्लोबल मनी इंक्रीज होती है सबसे पहले गोल्ड बढ़ेगा। गोल्ड में फिर जब प्रॉफिट बुकिंग होती है उसके बाद ये दूसरे एसेट क्लासेस में जाता है, यानी स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, क्रिप्टो करेंसीज में। ये 3 जगह पैसा जाता है। और आप कोरिलेशन चेक कीजिए, ये पास्ट का सितंबर से ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ रही है तो बिटकॉइन भी पीछे 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 उसके चल रहा है। तो यानी अगर हम इस चीज को ही बेस माने तो ये सितंबर अक्टूबर आते आते तक 1,90,000 80,000 के आसपास का रेट बिटकॉइन का एज पर दिस चार्ट होना चाहिए। अब एक और चीज देखते हैं, डॉलर बिटकॉइन का क्या कोरिलेशन है। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमने ग्लोबल मनी सप्लाई का देखा और डॉलर का और बिटकॉइन का। तो डॉलर इंडेक्स जो है हमारा, आपने देखा कि वो जो है ये DXY जो है पर्पल लाइन जो है वो डॉलर इंडेक्स है। तो जब जब आपको ये गिरते हुए दिखेगा, पर्पल लाइन जब नीचे आ रही है डार्क पर्पल, आपको डार्क ब्लैक दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। यानी डॉलर इंडेक्स जब जब वीक होगा, यानी डॉलर की स्ट्रेंथ कम होगी एज कंपेयर टू अदर करेंसीज, तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ता है। क्यों? बड़ा सिंपल लॉजिक है, क्योंकि लोग देखते हैं कि यार डॉलर की परचेजिंग पावर घट रही है, तो दूसरे एसेट खरीदो जिनकी परचेजिंग पावर ना घट रही है। सो पीपल सी बिटकॉइन एज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। इसलिए लोग दूसरे एसेट खरीदते हैं कि जिनकी वैल्यू ना गिरे। क्योंकि मैं अगर एक करेंसी लेके बैठा हूं जिसकी वैल्यू गिर रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई अगर ये गिर रहा है तो मैं इसको दूं किसी को और इसके बदले कोई ऐसी चीज ले लूं जिसकी वैल्यू गिरे ना। तो वो इंपैक्ट आपको बिटकॉइन में आता हुआ साफ इस चार्ट से दिखाई देगा। यहां पे गिरा बिटकॉइन अप। ये 2012 से है चार्ट, ये आज का नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए बिटकॉइन गिरा, ये डॉलर इंडेक्स गिरा, बिटकॉइन ऊपर, डॉलर इंडेक्स गिरा, बिटकॉइन ऊपर, डॉलर इंडेक्स गिरा, बिटकॉइन ऊपर। अगेन अब तैयारी है बड़े फॉल की। ये चार्ट है हमारा 23 सितंबर 2024 तक का। जिन जिन के मैंने चार्ट से यूज किए इंटरनेट से उनको पूरा क्रेडिट भी जाता है। आगे अब डॉलर इंडेक्स उसके बाद क्या हुआ है वो भी यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है लगातार आप देख सकते हो कि ये ऊपर गया ऊपर गया। यहां पे 2023 में बिल्कुल टॉप बनाया इसने, यहां पे फिर नीचे आया, अभी फिर इसने 2025 में टॉप बनाया, और अब जब से ये साल स्टार्ट हुआ है 110 से ये 97.16 आ चुका है, यानी 13% के करीब का फॉल आ चुका है ऑलरेडी इस साल में। वो सितंबर तक का चार्ट था, तो देखिए उसके बाद से क्या हुआ है, उसके बाद से और नीचे आया है। तो यानी डॉलर इंडेक्स गिरा तो बिटकॉइन विल अगेन गो अप। अभी ट्रम्प साहब ने क्या किया है, वन ब्यूटीफुल बिल पास किया है कल रात को, ही कल ही पास हुआ है, पास 2-3 दिन पहले भी हो गया। तो फाइनली लॉ जो बना है वो कल बना है उनके इंडिपेंडेंस डे पे। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे टैक्स कट्स हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स पे कट किया है, कई बेनिफिट्स दिए भी हैं लोगों को, लेकिन एक और काम किया है,
इस बिल के आने से अब इनकी जो बोरिंग की जो बोरिंग है फर्दर, वो एडिशनल बढ़ जाएगी बाय $5 ट्रिलियन। लगभग ये एक एस्टिमेट है पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि जो इन्होंने खर्चे और वो सब चीजें अनाउंस करी हैं, $5 ट्रिलियन और ज्यादा इनको बोरो करना पड़ेगा। तो $5 ट्रिलियन और बोरो करोगे कहां से भाई? ऑलरेडी आप इतनी ऊपर बैठे हो। अब रेट कट्स की बात चल रही है, यूएस में रेट कट आने वाला है, सितंबर से उम्मीद है स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी आप कितने रेट कट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन 2 से 4 ट्रिलियन की लिक्विडिटी और आ जाएगी सिस्टम में, डिपेंडिंग अपॉन कितना रेट कट होता है। नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अगले 6 से 12 महीने में। तो वो लिक्विडिटी जो आएगी सिस्टम में, वंस अगेन क्या करेगी? डॉलर इंडेक्स को वीक करेगी। जो 5 ट्रिलियन की मैंने अभी वो भी एडिशनल बोरिंग बताई थी, वो भी क्या करेगी? डॉलर इंडेक्स को और वीक करेगी। डॉलर इंडेक्स वीक होगा तो अल्टीमेटली कहां जाएगा पैसा? अगेन आप समझ गए। अब आपने नोट किया होगा पिछले कुछ टाइम से प्राइस जो है वो लगातार $1 लाख पर बिटकॉइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जब भी आपने देखा होगा, कोई भी मार्केट कंडीशन देख लो, तो बस इतना ज्यादा अगर सस्टेन कर रहा है तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो कोई बड़ा हाथ बाय कर रहा है या वो सेल कर रहा है। अब ये बाइंग है या सेलिंग है, उसके लिए चाहिए हमें डेटा। तो डेटा देखते हैं क्या हो रहा है। बाइंग बाय ईटीएफ्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेजरीज एंड टर्म्स एलआईज, इनका सबका डेटा दूंगा आपको। ईटीएफ्स का इन्होंने अप्रूवल दिया, जिसके अंदर मैं पहले आपको अगली स्लाइड दिखाता हूं जिसमें ईटीएफ्स आ गए हैं, जिसमें आप देखोगे ये टॉप बिटकॉइन होल्डर्स हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा ब्लैक रॉक ने 6 लाख बीटीसी, पिछले साल बीटी इसका अप्रूव हुआ है ईटीएफ ब्लैक रॉक का, आईबिट के नाम से है ये। फिडेलिटी 346K बीटीसी, ग्रे स्केल 218 बीटीसी। यूएस गवर्नमेंट का भी नाम है बाय द वे टॉप होल्डर्स में। ये वो नंबर है जो डिस्क्लोज नंबर है, अनडिस्क्लोज नंबर के बारे में मुझे नहीं पता, बिकॉज कोई भी नहीं उसके बारे में बोल सकता कुछ। तो ये तो ईटीएफ मैंने आपको दिखाए जो होल्डर्स हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी भी एक तरह का वो ईटीएफ नहीं है, एक डिफरेंट ही चीज है वो। वापस आते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी एक तरह का ट्रेजरी है। तो ट्रेजरीज, ये मैंने यहाँ पे टॉप 20 जो ट्रेजरीज है उनकी होल्डिंग्स देख लीजिए, 6 लाख 50,000 37,000। अब देखिए कितनी सारी ट्रेजरी इस समय, टोटल 51 कंपनीज हैं जो ट्रेजरी कंपनीज बन चुकी हैं, जिनका एक ही काम है, वो अपने पास जो डॉलर में उनकी सेविंग्स थी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में थी, या इधर उधर कोई भी पैसा पड़ा हुआ था, उसको बेच करके वो लोग पैसा डाल रहे हैं बिटकॉइन के अंदर। और ये होल्डिंग्स घट नहीं रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। टोटल इसका मैंने किया था 51, उसका तो 787K के आसपास का नंबर है ये जो मुझे मिला। तो इतना बड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है। टोटल कॉइंस 21 मिलियन है। 1 मिलियन सतोशी नागामोटो के पास है, जो मैंने अगली स्लाइड में आपको दिखाया। कितने सारे ब्लैक रॉक और उनके पास हैं, ईटीएफ्स के पास। ट्रेजरी कंपनीज भी लगभग 1 मिलियन लेके बैठ गई हैं। तो एक्यूमुलेशन देखिए आप कितनी हो रही है। और एक सेकेंड, अभी मैं और एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे। जी हाँ, ये इसी चार्ट में ही आप देख सकते हो। ये है लगभग 787K के आसपास का नंबर। अगस्त 2020 में 1 लाख से नीचे कॉइन थे, लगातार नंबर बढ़ रहा है। सीधा चार्ट। एक्यूमुलेशन हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? $1 लाख के ऊपर अगर आज कोई किसी को बोलता है ना कि बिटकॉइन खरीद लो, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि खरीद ले जा करके। एक इसलिए नहीं कि $1 लाख का एक है, वैसे क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं कि आप इसको फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो अगर कोई खरीदना चाहता तो, यानी 0.001 बिटकॉइन भी कोई खरीद सकता है, $100 का बिटकॉइन भी खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही खरीदना होगा, जैसे शेयर्स में होता है तो शेयर्स तो आपको पूरा एक खरीदना पड़ता है।
लेकिन इसमें आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो। लेकिन फिर भी क्योंकि $1,00,000 का भाव है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, अरे यार इतनी महंगी चीज है। लेकिन फिर ये लोग क्यों खरीद रहे हैं, बात सोचने की है। यानी 1,00,000 के ऊपर अगर कोई खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ तो गेम चल रहा है ना दोस्तों। ये टॉप होल्डर्स मैंने आपको बता ही दिए। देखिए ये 1.1 मिलियन तो सतोशी नाकामोटो के पास है, बाकी एक्सचेंजेस पे पड़ा हुआ है बैलेंस। एक्सचेंज पे जो बैलेंस होता है ना, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक्सचेंज पे जो बैलेंस होता है दोस्तों, वो होता है एक्सचेंज का नहीं होता, वो आपका और मेरा अगर कोई होल्डिंग पड़ी एक्सचेंजेस पे, ये वो चीज होती है। यानी लोगों ने एक्सचेंज में अकाउंट खोला और वहां पे अपना अकाउंट खोल करके बिटकॉइन परचेज कर लिया $1,000 के, मान लीजिए। तो 1,000 के मैंने किए, 1,000 के आपने किए, 1,000 के किसी और ने किए, तो सबके वहां पे बिटकॉइन पड़े हुए हैं। अब लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रखी उन्होंने कि वो अलग से किसी एक और वॉलेट को कहीं और खोले प्राइवेटली, और उसको वो खोला जा सकता है लेजर पे। इतनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी नहीं है लोगों को कि कैसे करेंगे उसे, तो वो वहीं पे पड़े रहते हैं। लेकिन जो बिग हैंड्स होते हैं जैसे ट्रेजरीज हैं और ये लोग हैं, ये लोग खरीदते तो एक्सचेंज से हैं पर वहां रखते नहीं है, कस्टडी है, अपने पास रखते हैं। तो जो आपको अमाउंट दिख रहा था ना वहां पे, कॉइन बेस के पास इतने हैं और उसके पास उतने हैं, तो वो लोगों के कॉइन्स वहां पड़े हुए हैं। तो इनका एक ये रफ एस्टिमेट है, एक एजेंसी है वो ट्रैक करती है, 2-3 एजेंसीज हैं जो ट्रैक करती हैं, जिनका काम ही डेटा ट्रैकिंग का है। वो ट्रैक कर रही हैं कि ये बैलेंस जो है 2 मिलियन, ये मैं सिंपल बोलूं 2.1 मिलियन, यानी 21 लाख कॉइन्स लगभग जो है वो सेंट्रल एक्सचेंजेस पे पड़े हुए हैं इस समय। तो ये अगर ये बढ़ रहा है बैलेंस, इसका मतलब ये कि कोई बेच रहा है रिटेलर्स को, क्योंकि रिटेलर के जो के कॉइन्स है वो तो एक्सचेंज पे पड़े होंगे, और बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि रिटेलर को बेचा जा रहा है। लेकिन अगर ये घट रहा है तो यानी कोई लेकर के अपने प्राइवेट वॉलेट में लेके जा रहा है। तो ये ट्रेंड चेक कीजिए जी। ये 2.7 मिलियन था नंबर, कब? लास्ट ईयर 17 जुलाई, 17 जुलाई लास्ट ईयर ये नंबर था 2.7 मिलियन, और ये घटते 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 कहां पे आ गया? ये टोटल आ रहा है 22.1 मिलियन, यानी 6 लाख कॉइन जो है एक्सचेंजेस से कम हो चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। 6 लाख, और 6 लाख एक बड़ा नंबर है कंसिडरिंग कि टोटल सप्लाई लिमिटेड है, और ऑलरेडी बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो कॉर्नर होती जा रही है। सो ये तो थे दोस्तों डेटा पॉइंट्स, जो कि साफ डेटा देख करके आप समझ सकते हो कि एक्यूमुलेशन कौन कर रहा है। और आने वाले टाइम में जो लिक्विडिटी आने वाली है, मैंने वो भी आपको बता दिया। वन ब्यूटीफुल बिल प्लस रेट कट्स, वीकनिंग डॉलर इंडेक्स, और उससे बड़ी चीज स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो यूएस गवर्नमेंट बनाने वाली है, ये क्वांटिटी और कम होगी। एक्सचेंजेस से ये क्वांटिटी और ड्राई होगी धीरे धीरे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि लोगों के पास बिटकॉइन नहीं होंगे, सिर्फ अल्ट्रा एचएनआईज, एचएनआई वर्ड नहीं मैं यूज कर रहा, अल्ट्रा एचएनआईज के पास बिटकॉइन होंगे, और या गवर्नमेंट्स के पास होंगे। आम आदमी फिर छूट जाएगा। और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक सारे सीक्रेट्स लेके आऊं, इसीलिए मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का डेटा लेकर के रोज लेके आता हूं, उनकी जन्मपत्री रोज खोल के आपको बताता हूं कि कहां पोजीशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। अब ये जो मैं पोजीशंस लेके आया हूं, ये एफआईज जिसे कहते हैं ना, एफआईज के एफआई, उन लोग का डेटा लेके आया हूं। अब पूरी जन्मपत्री आपको मैंने दिखा दी कि क्या खेल चल रहा है। जब इस लेवल की एक्यूमुलेशन हो रही है तो जस्ट इमेजिन कि अगर जब ये गेम अनलॉक होगा पूरे तरीके से, जब ये सारी सप्लाई ड्राई हो जाएगी, तब क्या होगा? क्योंकि जब गवर्नमेंट अपना अनाउंस करेगी कि हमने अपना बिटकॉइन रिजर्व एस्टेब्लिश कर लिया है और अब हमारे पास इतने कॉइन हो गए हैं, 1,96,000 पहले थे, अब हमने इतने और ले लिए, या 1 मिलियन कर लिए, या कुछ भी अनाउंसमेंट आ गई, या अब हम करने वाले हैं,
कहां जाएगा प्राइसेस का? सो जस्ट इमेजिन दैट। और क्यों जाएगा, क्यों उनको करना उनकी मजबूरी है, वो रीजन मैंने आपको सारे दे दिए। हैविंग सेड दैट, मतलब ये चीज देखने के बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि यूएस के लिए एक ये मस्ट डू सिचुएशन है। ये नहीं करेंगे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं होने वाला, कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं इतने खरीदने वाला कि उनका कर्जा खत्म हो जाए। सो दे विल हैव टू डू समथिंग एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दे हैव गॉट। आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो आपको और नॉलेज मिलेगी कि ये एक्चुअल में हो रहा है, और ये इसीलिए हो रहा है जो मैंने आपको रीजनिंग्स दी है। सो दिस इज द रीजन आई एम वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइंस प्राइस इन कमिंग टाइम। मैंने पहले भी अपने किसी दोस्त को, ये थ्योरी शायद मेरी गलती है कि मैं काफी लेट आप लोगों के पास लेके आया, लेकिन इतने डेटा पॉइंट्स नहीं थे मेरे पास, क्योंकि थे भी नहीं उस समय इतने डेटा पॉइंट्स का एक्सेस, बट मेरे पास थ्योरी थी कि बिटकॉइन के अलावा कोई यूएस के पास सोल्यूशन नहीं है। वहां पे लोगों के पास जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो क्रेडिट कार्ड की जो यूजेज है वो अपने हाईज के पास चल रही है। मतलब वहां पे डिफॉल्ट्स इमिनेंट है, अनलेस कि यूएस गवर्नमेंट कोई किसी तरीके से लोगों तक पैसे ना पहुंचाए। तो और वहां पे अब मेजर पॉपुलेशन जो है ना, वो क्रिप्टो करेंसी यूज करना एज एन इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। तो वो जब तक नहीं चढ़ाएंगे वो काम वहां पे नहीं बचने वाला। तो ना सिर्फ उनकी गवर्नमेंट इस समय कर्जे में, वो लोग भी वहां के कर्जे में। क्रेडिट कार्ड का जो रिस्क है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा है, उसके बारे में भी आप देखिएगा गूगल करके। बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहां पे, आई थिंक 36% और समथिंग, वो क्रेडिट कार्ड के पीक पे हैं। उनके जो मतलब यूजेज है वो पीक पे चल रही है। जो 36% भी, मैं शायद 6-8 महीने पुराना डेटा दे रहा हूं, अब और बढ़ चुकी होगी। और 36% पॉपुलेशन अगर इतना वो यूजेज कर रही है, तो उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को भी काउंट कर लूं तो 60-70% पॉपुलेशन तो कवर ही होगी। यू कैन इमेजिन कि किस स्टेट में है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, दे विल हैव टू डू इट। और अगर वो नहीं कर पाए तो यूएस एज अ कंट्री विल बी एट अ डिफॉल्ट रिस्क, जो बार बार वो बोलते हैं ना यूएस, और वो ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी उनकी करेंसी तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो ही रही है। तो जब करेंसी बिक रही है, चल रही है, करेंसी उनकी यूज हो रही है, अडॉप्शन में है, लोग रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, तो भैया उसी डॉलर को तो छाप करके उन्होंने बिटकॉइन खरीद लेना। और बिटकॉइन की वैल्यू अगर ऊपर चली गई एक बार, लाइक मे बी 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और 1 बिलियन पर बिटकॉइन, हु नोस। क्योंकि एक ऐसी चीज है 24/7 ट्रेड होती है, अकेली चीज है जो 24/7 ट्रेड होती है, और पिछले 16 साल से हो रही है, 2009 से। एक सेकंड का डाउन टाइम नहीं है, एक सेकंड का डाउन टाइम नहीं है, लगातार कांस्टेंट इसकी ट्रेडिंग होती है। सो इस तरह की चीजें, क्योंकि ये अब आई इस तरीके से है कि इंडिपेंडेंट है, कोई इसका ओनर नहीं है, जो बाय करेगा वही इसका ओनर है, लिमिटेड सप्लाई है, सारे मैंने फीचर्स आप लोग को शेयर कर ही दिए। सो आई एम वेरी बुलिश कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स एंड नोइंग कि यूएस का एग्जीक्यूशन कितना सॉलिड होता है। जिस चीज के पीछे एक बार लगते हैं तो जीतते ही हैं, दे एक्ट टू विन। सो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वो ये भी कर लेंगे। दैट इज वाई आई एम सो मच बुलिश एंड दैट इज वाई आई say and maintain that Bitcoin is the end game. But having said that, कुछ रिस्क बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इतना बुलिश कर दो सामने वाले को कि उसको रिस्क ना बताओ तो वो मेरे पार्ट पे हो जाएगा गलत। मार्केट वोलेटिलिटीज के साथ आती है, बहुत वोलेटाइल है, एक दिन में 10-20% के भी ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी आ जाता है, तो वो रिस्क है। कल जैसे ही 80,000 न्यू कॉइन्स एकदम से एक्टिव हो गए, थे तो ओल्ड कॉइन, लेकिन उसको तो डेड मान के चला जा रहा था। और कई लोग ये भी मानते थे शायद सतोशी नाकामोटो के ही कुछ रहे होंगे वॉलेट जो कि अनटच्ड है। सो वो जैसे ही आया तो $1,10,000 से प्राइस एकदम गिर के 1,07,500 तक भी आ गया, $2,500 ऑन अ हॉलीडे। रेगुलेटरी रिस्क, गवर्नमेंट, अब हमारे यहां भी लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। सो अभी फिलहाल जो है इसके ऊपर कोई मतलब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं है। तो कोई खरीदना चाहता है तो जो एक्सचेंजेस है हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में, वहां से खरीद सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। अगर मैं प्रमोट करूंगा, लोग क्या करते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन बनाई, वीडियो बनाया और लास्ट में दे दिया अपना रेफरल लिंक। नो, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है रेफरल लिंक दे करके कुछ 1 रुपया भी कमाने की। मेरी सिर्फ एक इंटेंशन है,
मुझे कुछ डेटा पॉइंट्स दिखे हैं, मुझे कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो मेरा काम है आपके साथ में शेयर करूं। वो मैंने आपके साथ खुले दिल से और पूरी ब्लंटली आपके साथ एक एक चीज शेयर करने की कोशिश करी है। सिक्योरिटी रिस्क है कि लोग कहां रखेंगे इसको। जैसे मैंने बोला, अब ये हैक हो जाता, कई लोगों को आता ही नहीं समझ में कि कैसे रखना है, क्या करना है। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर रिस्क ये अब काफी कम हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बिटकॉइन की इतनी ज्यादा रोबस्ट हो चुकी है, इसमें हाविंग होती है हर 4 साल में, वो बहुत सारे कुछ ज्यादा टेक्निकल है, वो उससे ये ठीक होता जा रहा है, उससे दिक्कत नहीं है इतनी। बट पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोलूंगा 100%, बट इसके कोड में कहीं कुछ एरर निकला है, बग निकला है, तो आई कांट। कस्टोडियल रिस्क, जैसे मैंने बोला कि आप अपने पास रख रहे हो, अगेन हैक हो गया, या आपने लेजर होता है इसमें एक, या आपने कोई पासवर्ड उस वॉलेट का भूल गए, तो कस्टडी का रिस्क है। एडॉप्शन होगी कि नहीं होगी क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन अगर यूएस अगर इस तरफ जा रहा है कि भाई उसको स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाना है, तो एडॉप्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आज यूएस एडॉप्ट करेगा, भूटान गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बिटकॉइंस है, 12,000 के करीब बिटकॉइन उन्होंने माइनिंग करके, भूटान गवर्नमेंट, यस 12,000 बिटकॉइन उनके पास है। हमें सोते नहीं रहना चाहिए एज अ कंट्री ऑल्सो, आई वुड से, आई वुड अर्ज कि भैया हमें सोते नहीं रहना चाहिए, हमें भी इसके बारे में पॉजिटिवली सोचना चाहिए। हमें भी कुछ पार्ट, चाहे 2%, 1%, जितने हमारे पास करेंसी पड़ी है उसका 1% ही रिजर्व बनाने में लगा दो। एनवायरमेंटल कंसर्न्स कि भैया माइनिंग होती है तो हीट अप होता है और वो सब चीजें। लिक्विडिटी, अगेन इसमें लिक्विडिटी का जरूर होता है कि भैया इतने सारे कॉइन्स अगर आते हैं तो मार्केट के अंदर कोई आते हैं तो लोग डरते हैं कि भैया एकदम से कोई बायर होगा कि नहीं होगा। अगेन लीगल एंड टैक्स इश्यूज, सब्जेक्टिव है ये भी पार्ट, कई लीगल इश्यूज आ जाते हैं और कई सारी चीजें होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों हैं, ये सारे रिस्क आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर यू कंसिडर अबाउट परचेजिंग बिटकॉइन। एंड दिस इज द डिस्क्लेमर, आई एम अ सेबी registered research analyst. Views and opinions expressed in this video are solely for educational and information purpose and should not be construed as investment, legal or tax advice. आगे कभी आप प्लीज इसको बिना पढ़े नहीं जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड हमारी वो है थैंक यू। तो ये हमारा दोस्तों था वीडियो, बिटकॉइन के बारे में मैंने आप लोग को बताने की कोशिश करी कि क्या था ये, क्या है और क्या हो सकता है, कितनी बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।